नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। जशपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्थर खदान में ब्लास्टिंग से एक ग्रामीण की जान चली गई। दरअसल खदान से पत्थर टूटा और ग्रामीण को जा लगा। खदान के पास नाले में मछली पकड़ने का काम ये ग्रामीण कर रहा था और पत्थर लगने के बाद नाले में गिरकर डूबने से उसकी मौत हो गई। खदान संचालक ने ब्लास्टिंग की मुनादी भी नहीं कराई थी। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। कुनकुरी थाने के खारी झरिया की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जशपुर से। ब्लास्टिंग की मुनादी नहीं कराई गई और इसकी वजह से ये सजग नहीं हो पाया। मछली पकड़ने का काम कर रहा था नाले में और इसी दौरान ब्लास्टिंग हुई। एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा ग्रामीण के सर में जा लगा और वो नाले में जा गिरा। डूबकर उसकी मौत हो गई। दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, जब खदान संचालक ने मुनादी नहीं कराई तो सबसे पहला तो जरूरी काम यह है कि उसके मुनादी के बगैर ब्लास्टिंग की गई। अपने आप में यह कानून का उल्लंघन है। क्या उसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, हिरासत में लिया है? मैं आपको बताऊं कि आज शाम को ये घटना हुई है और कुनकुरी थाना क्षेत्र में जो है लगातार इस प्रकार की शिकायतें अवैध ब्लास्टिंग की मिल रही थी और खारी झरिया स्थित पत्थर खदान में आज शाम को बड़ी ब्लास्टिंग की गई और इससे कई घरों को नुकसान हुआ है। कई घरों के छप्पर फूटे हैं और गांव में कई जगहों पर जो है ये पत्थर बिखरे और इसी दौरान इस ग्रामीण को ये पत्थर जाकर लगी, जिससे ग्रामीण नाले में गिरा और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद जो है पत्थर खदान के जो संचालक है वो मौके से फरार है। पत्थर खदान के जितने स्टाफ थे जो ब्लास्टिंग कार्य में लगे हुए थे वो सारे लोग मौके से फरार हैं। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जो खदान के संचालक हैं और जो वहां पे कार्यरत कर्मचारी थे उनकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस लगातार ग्रामीणों का बयान ले रही है और फिलहाल जो मृतक है उसके शव को जो है पीएम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले की जांच पूरी कर दी जाएगी और आरोपी के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई है। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को लेकर यह अहम बैठक एक होटल में, कांकेर के ही होटल में यह अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि जिनकी ड्यूटी उपचुनाव में लगी है वो भानु प्रतापपुर पहुंचे और आदिवासी आरक्षण जैसे संवेदनशील मसले पर सोच समझकर बयान दें। हर समाज के लोग मिलकर आदिवासी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने जो गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की है उसे दूर किया जाए, जिससे लोगों तक सही बात पहुंचे। बैठक में पीसीसी चीफ ने भी बयान दिया और कहा कि नई रणनीति के साथ उपचुनाव हमें लड़ना है और ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए सबको सेक्टर बांटा गया है। मंत्री विधायक उपचुनाव में लग जाए। इधर विधानसभा उपचुनाव में जीत का पंजा लगाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ आज प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। सावित्री मंडावी को फूलों से सजी गाड़ी में चढ़ाया गया। मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद थे, पीसीसी चीफ भी मौजूद थे। रायपुर से बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहां पर पहुंचे थे और जीत के लिए नारे भी लगा रहे थे। पर्चा दाखिल करने से पहले सीएम समेत कांग्रेस नेताओं ने सभा को भी संबोधित किया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भानु प्रतापपुर का नामांकन भरा है। सर, नामांकन हो गया, आगाज हो गया चुनाव का? जी, नामांकन हुआ है, नाम वापसी बाकी है। नाम वापसी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कितने कैंडिडेट हैं, किसको क्या क्या चुनाव चिन्ह मिला है और उसके बाद फिर चुनाव का आगाज होगा। किन मुद्दों को लेकर जाएगी सर कांग्रेस? देखिए, पहली बात तो ये सीट रिक्त हुआ है मनोज मंडावी जी के निधन से, तो एक जो मनोज मंडावी से पारिवारिक संबंध भानु प्रतापपुर की जनता की रही है और साथ ही जो हम लोगों ने भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो काम किए हैं, मनोज ने जो काम किया है वो हमको जीत दिलाएगी।
सर जो उपचुनाव है काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं, सरकार के काम पे मुहर भी लगती है। खैरागढ़ के चुनाव हमने देखा है कि जनता ने मुहर लगा दी है। भानु प्रतापपुर का जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफी करीब है अब अगर देखा जाए, तो क्या इसको माने, उसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा था, इसको क्या कहा जाएगा? देखिए, खैरागढ़ को सेमीफाइनल कहा गया था, लेकिन फिर से चुनाव आ गया है, तो इसे किसी सेमीफाइनल नहीं मानना चाहिए। सभी चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है और हम इस चुनाव को भी गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे। सर, सर्व आदिवासी समाज कह रहा है कि हर गांव में कैंडिडेट उतारेंगे चुनाव, और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर वोट भी करते हैं, फिर ये किसके? पहली बात तो ये है कि आज कितने नामांकन आखिरी समय तक भरे जाते हैं वो देखना है, और उसके बाद स्कूटनी में कितने नाम रह जाते हैं, फिर नाम वापसी में कितने रह जाते हैं, तब इस आपने बड़ी सौगात दी थी उपचुनाव के समय, इस बार क्या? यहाँ मनोज मंडावी जी के जो कार्य हैं वो हमारा आधार रहेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उन्होंने कहा कि ये जो उपचुनाव है उसमें मनोज मंडावी के जो काम है वो बड़े आधार होंगे, और उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर खैरागढ़ को सेमीफाइनल कहा गया था, लेकिन हर बार चुनाव आते रहते हैं और सरकार के कामों पर मुहर लगेगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आज अभी तो चुनाव भानु प्रतापपुर का सावित्री मंडावी को जितवाना है। 2023 में हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार लाना है और हिंदुस्तान में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है? तो इसलिए जोरदार ताली मारो। इस एक माह में कम से कम भूपेश भैया जो है 3 बार जो है उस क्षेत्र में आ गए हैं, तो इससे पता चलता है कि मतलब विकास के लिए कितने प्रयत्नशील है, इस क्षेत्र के विकास के लिए कितने प्रयत्नशील है। मैं बस एक उनकी कड़ी हूँ, माध्यम हूँ। जो आप बोलेंगे, जो आप काम बोलेंगे, उसको लेकर मैं अपने मुख्यमंत्री जी के पास तो जाऊंगी। और मैं तो एक बहू, आपके क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ। ये सब आप सब अभी अपना अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। और ममता हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। ममता, आज हमने देखा कि नामांकन का जब आखिरी दिन रहा तो दोनों ही दलों की तरफ से खूब शक्ति प्रदर्शन हुआ, खूब ताकत दिखाई गई, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस आज हाई नजर आया और कहा गया कि पिछले जो नतीजे हैं उससे ज़्यादा मतों से इस बार जीत मिलने वाली है और मनोज मंडावी के जो काम थे उसकी बदौलत हम जीत हासिल करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया और बीजेपी की तरफ से जो है वो ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी ने नामांकन दाखिल किया। जाहिर तौर पर उपचुनाव है और उपचुनाव में अमूमन देखा गया है कि जब नामांकन दाखिल किया जाता है तो दोनों ही पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं। बीजेपी में के जो भी शक्ति प्रदर्शन में तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो शामिल हुए और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम जो कैबिनेट मंत्री है और पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि ये जो नतीजे होंगे उपचुनाव के वो पहले जो मनोज मंडावी को जितने वोट मिले हुए थे उससे कहीं ज्यादा, उससे भी ज्यादा होने चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ होने चाहिए और उन्होंने अपील की कि सरकार के जो काम है उसको मुहर लगाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी जो है वो सरकार का जो फेलियर है उसको लेकर जो है वो जनता के बीच में जाएगी। बीजेपी का कहना है कि ये जो 4 साल है, यानी कि दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, पीसीसी चीफ पहुंचे थे, कवासी लखमा पहुंचे थे, पूरी ताकत कांग्रेस की यहां पर देखने को मिली। आप हमारे साथ बने रहिए ममता, क्योंकि बीजेपी ने भी आज शक्ति प्रदर्शन किया, केवल कांग्रेस ने नहीं बीजेपी ने भी किया और पूरे दमखम के साथ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब और अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। पर्चा दाखिल करने के बाद बीजेपी ने चारामा में आम सभा को संबोधित भी किया। जीतेंगे और जीत के झंडा फहराएंगे और 2023 में और 2024 में, 23 में छत्तीसगढ़ में और 24 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ममता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सीधे उन्हीं का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं, बीजेपी की बात कर लेते हैं। तो ममता, बीजेपी का भी कॉन्फिडेंस आई है, बीजेपी तो कह रही कि ये चुनाव नहीं बल्कि 23 और उसके बाद फिर 24 सब कुछ डॉक्टर रमन सिंह ने गिना दिया। लेकिन इस बीच नामांकन का आखिरी दिन हमने देखा कि केवल बीजेपी और कांग्रेस ने नामांकन नहीं किया
बल्कि अन्य लोगों ने भी नामांकन किया। कुल कितने नामांकन हुए हैं, क्या इसकी जानकारी निकलकर सामने आ पाई और क्या बीजेपी चुनौती मान रही है? आदिवासियों का आरक्षण जो कम हो गया एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार के फेलियर को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो जिस तरह से नंद कुमार साय कह रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है अरुण साव कह रहे थे और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना था, केदार कश्यप का कहना था कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और यही जो है वो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज के करीबन 67 लोगों ने नामांकन दाखिल किए। हालांकि सर्व आदिवासी समाज ने यह घोषणा की थी कि हर गाँव से एक प्रत्याशी उतारेंगे। कारण इसके पीछे ये बताया गया कि केवल 67 जो प्रत्याशी उतारे गए, उनका कहना था कि बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं उनके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं मिल पाए क्योंकि वो संभाल कर नहीं रख पाए थे और इसी वजह से जो है कम प्रत्याशी जो है उन्होंने दाखिल किया है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही कहना था कि सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वोट कटेंगे। लेकिन दोनों का ये दावा था कि दोनों के ही फेवर में होगा, यानी जितने ज्यादा प्रत्याशी खड़े होंगे, कांग्रेस का कहना था कि उनके फेवर में होगा, बीजेपी का भी कहना था कि उनके फेवर में होगा। लेकिन साथ ही दोनों पार्टियां ये भी कह रही थी कि नामांकन फॉर्म तो कोई भी ले लेता है, लेकिन वापसी कितने लोगों की होती है इसके बाद ये पता चलता है कि वाकई कितने लोग जो है वो मैदान में होंगे। सर्व आदिवासी समाज ने साफ तौर पे कहा है कि चूंकि आरक्षण के मुद्दे पर जो 32% से 20% कर दिया गया है, उसको लेकर वो सड़क से लेकर जहां तक की लड़ाई होगी वहां तक लड़ेंगे। कांग्रेस का कहना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार ने 3 बड़े वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए हैं। सिमिलरली जो है वो विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है और वहां पर में चर्चा की जाएगी और जो भी होगा, अध्यादेश लाना है या किसी और चीज पर चर्चा की जा सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार जो है विशेष सत्र का केवल एक झुंझुना पकड़ा रही है, लेकिन जो समय पे काम करना था हाईकोर्ट में जो डॉक्यूमेंट ठीक है ममता, लेकिन इसके अलावा विशेष सत्र की तो बात हो गई, लेकिन ये जो अन्य लोगों ने जो नामांकन किया है ये भी अमूमन देखने को मिलता है कि डमी कैंडिडेट या दूसरे कैंडिडेट को पटखनी देने के लिए और नए कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी तो नामांकन हुआ है, स्क्रूटनी होना बाकी है, नाम वापसी बाकी है। बिल्कुल, देखिए अमूमन ऐसा ही होता है कि नामांकन पत्र बहुत सारे लोग भर जाते हैं और वाकई स्क्रूटनी के बाद कितने नाम वापस होते हैं इस पर नजर रहेगी। और ये इस बार इसलिए और भी ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि सर्व आदिवासी समाज जिसमें बहुत बड़े संख्या में आदिवासी जुड़े हुए हैं, तो उनमें से कितने लोग नामांकन वापस लेते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा नामांकन होंगे, जितने ज्यादा प्रत्याशी होंगे, जाहिर तौर पर वोट कटेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वोट किसके पक्ष में जाते हैं, जो वोट कटेंगे तो ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ममता। तो ममता जानकारी दे रही थी इस चुनाव को लेकर। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबागढ़ चौकी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आए और सरकारी योजनाओं की प्रगति की उन्होंने समीक्षा की। इस बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने संबोधित किया और नक्सलियों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण नक्सलियों पर लगाम लगी है। नक्सलियों पीछे, क्योंकि नौजवान तो उतने हैं, बुढ़े लोग तो नक्सली भर्ती नहीं होंगे, जवान ही लोग भर्ती होते हैं और जवानों को सब काम मिल गए तो वो सब इधर आ गए, तो उनकी भर्ती भी प्रक्रिया रुक गई और लोग काम में लग गए। तो उसका जो जन मिलिशिया है और ये क्या बोलते हैं उसको, गाँव में संगम सदस्य, और उसकी संख्या में कमी हो तो लिंक टूट गया, घटनाओं में कमी आई। ठीक है, ये हमारी नीति है, इसका फर्क आया। और भी करोगे आप लोग मिलकर करो ना, आपका शहर है, करना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। एक बात सुनिए सर, ये जो बारदाना है सरकार खरीदेगी किसानों को कि सरकार देगी? उसमें भर्ती क्यों हमने तो नहीं किया होगा, भर्ती नहीं किए होंगे रमन सिंह अपनी विधानसभा। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया और कहा कि बिना सीएम के चेहरे ही बीजेपी 2023 के चुनाव में उतरेगी और 2023 में बीजेपी में कोई भी चेहरा नहीं होगा, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव परिणाम के बाद पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री का चयन पार्टी और विधायक दल तय करेंगे। इसके साथ ही गुटबाजी पर इशारों में उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी में अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब मैं के मायने कुछ भी हो सकते हैं, सोचने वाले खुद अपने आप को मान सकते हैं या डॉक्टर रमन सिंह को मान सकते हैं। खैर, उन्होंने कहा कि कोई ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो वो गलत है।
2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी पूरे देश में, उनके नाम से मोदी जी से बड़ा नाम हो नहीं सकता। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता। चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और 5 मिनट में आने वाला मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। यदि चिंता कर रहा है वो गलत कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पार्टी के निर्देश के अनुसार सबको काम। ऋचा जोगी का जाति मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। मुंगेली सिटी कोतवाली में ऋचा रूपाली साधु के नाम से एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला ऋचा जोगी के जाति मामले का है, जहां जिले के पेंड्राडीह गांव से ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ था, जिस पर संत राम नेताम ने आपत्ति दर्ज कराई थी और राज्य स्तरीय समिति की जांच में सभी दस्तावेज संदिग्ध और फर्जी पाए गए थे। इस पर आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हुई है। स्तरीय छानबीन समिति राज्य स्तर की जो है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रेषित की गई थी उसमें उनका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको निरस्त किया गया था और साथ ही जो अधिनियम है, सामाजिक परिस्थिति अधिनियम, उसके सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई के भी निर्देश प्रसारित किए गए थे। उन्हीं निर्देशों के परिपालन में यह कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय जो हमारी समिति है उसके सचिव को अधिकृत किया गया था अग्रिम कार्रवाई हेतु, जिन्होंने इस मामले में जो है थाना कोतवाली सिटी में प्रकरण दर्ज कराया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जिला स्तरीय समिति द्वारा ऋचा रूपाली साधु द्वारा अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाने एवं उसके उपयोग करने के संबंध में प्रकरण मुंगेली थाना में दर्ज कराया गया है, जिसमें थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत प्रकरण। इधर एफआईआर दर्ज होने के बाद ऋचा जोगी ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे वो कोर्ट में चुनौती देने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जोगी जन अधिकार घोषणा से कांग्रेस सरकार घबराई हुई है और सरकार जोगेरिया से ग्रस्त है। पहले की बीजेपी सरकार भी जोगेरिया से ग्रस्त थी। ऋचा ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के एफआईआर दुर्भावना से ग्रसित है। जनता के बीच में है। आप मिले थे, ऐसे में कैसे आप चैलेंज करेंगे, क्योंकि छानबीन समिति ने ये तो पेश कर दिया है।